students, hope that you are doing good. In this video we are going to understand page number 1 and page number 2 of science 1 that comes under gravitation chapter. And at the end of the video मैं आपको वो रीजन दूंगा कि क्यों मून ऑर्बिट करता है अर्थ को, या क्यों अर्थ ऑर्बिट करता है सन को, या क्यों अदर प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं सन को, या क्यों ये सारी चीजें एक दूसरे में कोलाइड नहीं होती. सो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू दिस पेजेस. सबसे पहले चैप्टर का हेडिंग दैट इज ग्रेविटेशन. तो इस चैप्टर के अंदर आप लोग ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे. ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी का डायरेक्शन कहाँ होता है, ग्रेविटी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रेविटेशन आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगा. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पेज. तो फर्स्ट पेज के स्टार्टिंग में ही आपको टोटल 3 कैन यू रिकॉल पूछे गए. सो ये कैन यू रिकॉल क्या होता है? तो कैन यू रिकॉल सिंपली वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पूछे जाते हैं जिनके आंसर्स आपको सोचने होते हैं बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ योर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स. Okay, so first can you recall is what are the effect of force acting on an object? Means किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आता है? तो सिंपल, या तो उस ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो सकता है, या तो उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है, या तो उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो जाएगा, या नहीं तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो भी चेंज हो सकता है. मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है. Second question is what are the type of force are you familiar with? आप कौन कौन से टाइप ऑफ फोर्स के बारे में सुने हैं? तो ये चीज को हम लोग जरा लिस्ट डाउन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शनल फोर्स, यानी तो मस्कुलर फोर्स, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी तो ब्रॉडली देखा जाए तो कुछ वीक फोर्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, यानी तो बैलेंस फोर्स होते हैं, यानी तो अनबैलेंस फोर्स होते हैं. पर इस चैप्टर के अंदर जिस फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे वो है ग्रेविटेशनल फोर्स. The third question is what do you know about gravitational force? आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या पता है? So gravitational force is a kind of attractive force. ये एक ऐसा फोर्स है जिसके वजह से दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. So ये 3 कैन यू रिकॉल होने के बाद हमें मिलेगा एक छोटा सा पैराग्राफ. उस पैराग्राफ के अंदर हमें यही चीज बताया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स. मीन्स कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल ओवर यूनिवर्स में प्रेजेंट है, ऑल ओवर यूनिवर्स में एप्लीकेबल है. जैसा कि हम सबको पता होगा कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है. यस, इट इज राइट. बट केवल अर्थ पे ही प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में है तो ऐसा नहीं है. ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है उन सब के ऊपर है और उन सब पे एक्ट भी होता है. सो अब हम देखते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरीके से डिस्कवर हुआ था. आपको कहानी तो ध्यान में हो गई, वो एप्पल वाला कहानी सर आइजैक न्यूटन का. ठीक है, तो वो कहानी को, वो स्टोरी को जरा हम लोग एक बार अपने माइंड में रिकैप करते हैं. क्या चल रहा था उस स्टोरी के अंदर? सर आइजैक न्यूटन ने क्या देखा कि एप्पल के ट्री से एक एप्पल कट के नीचे गिर गई. अगर मैं यानी तो आप होते तो उस एप्पल को जाते, खाते और निकल जाते. ठीक है, पर सर आइजैक न्यूटन को ये चीज क्लिक हो गया कि क्यों सारे एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड ही फॉल हो रहे हैं, कि क्यों ये सारे एप्पल हॉरिजॉन्टल फ्लाई क्यों नहीं हो जा रहे. ये चीजें मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ, ये चीजें सर आइजैक न्यूटन के दिमाग में उस समय आई और उन्होंने इसके पीछे का पूरा रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया. और रिसर्च करते गए और उन्होंने फाइनली ये चीज कंक्लूड कर दिया कि ये जो अर्थ है ना, यही वो अर्थ है जो इस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ये जो एप्पल है, ये जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ के तरफ है. मतलब ये एप्पल अर्थ के सेंटर के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. इसका मतलब क्या कि ये एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है. अब हम ये सारी चीजों को जरा डायग्राम के हिसाब से समझते हैं. सो ये है हमारा डायग्राम और ये है हमारा प्यारा अर्थ, ये है एप्पल, ओके, और ये है मून. सो न्यूटन सर ने क्या बताया कि ये जो एप्पल फॉल हो रहा है तो इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? तो इसको अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है. और ये अर्थ के सेंटर के तरफ फॉल हो रहा है. मतलब एप्पल अर्थ के सेंटर के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. ये अर्थ का सेंटर है और ये एप्पल अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. और एक चीज न्यूटन सर ने हमें ये भी बताया कि जब एप्पल
अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो जिगजैग डायरेक्शन में अट्रैक्ट नहीं हो रहा। कि फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ओके, और ये अर्थ का सेंटर हो गया, इधर पे हमारा एप्पल हो गया। पहली बात हमें इतना पता है कि ये एप्पल कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, तो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब ये इधर से ट्री से जब ये कट हुआ तो ये एप्पल अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ इस तरीके से नहीं फॉल होगा। ध्यान दीजिएगा, अर्थ के सेंटर की तरफ इस तरीके से फॉल नहीं होगा। तो वो कैसे फॉल होगा अर्थ के सेंटर की तरफ? अर्थ के सरफेस से परपेंडिकुलर की तरफ। मतलब क्या कि एप्पल जब अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता होगा तो उसका डायरेक्शन स्ट्रेट रहेगा, उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहेगा टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इतना सब होने के बाद न्यूटन सर ने फाइनली ये चीज कंक्लूड कर दिया है, फाइनली ये चीज बता दिया कि ये जो भी अट्रैक्टिव फोर्स है जो अर्थ के पास है, इस फोर्स को उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नाम दे दिया। तो अब जाके हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी हो चुकी है। अब इधर पे जरा आइजैक न्यूटन नहीं रुके, इसके बाद भी उन्होंने आगे रिसर्च करना स्टार्ट किया। दिमाग में ऐसा थॉट आया कि अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस एप्पल के ऊपर एक्ट हो रहा है, मींस क्या, वो हर एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस से कुछ ही हाइट के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, अगर उन सारे ऑब्जेक्ट्स पे अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है तो क्या उन ऑब्जेक्ट पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा जो अर्थ के सरफेस से दूर है, जैसे कि मून, यानी तो बहुत ही ज्यादा दूर है जैसे कि सन। तो फाइनली ये सब सोचने के बाद सर आइजैक न्यूटन ने ये चीज बताया कि यस, ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे तो एप्लीकेबल है, प्लस अर्थ के बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, यानी तो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे यूनिवर्स पे भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल है। अब इधर पे हमारा ये कहानी खत्म होता है। अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, जो है फोर्स एंड मोशन। सो जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ये चीज बताया था कि फोर्स जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड या नहीं तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो इसका इन डिटेल हम लोग पेज नंबर 2 पे देखेंगे। बट नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट होने के पहले आपको एक कैन यू रिकॉल पूछा गया है कि व्हाट आर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। Newton first law of motion, Newton second law of motion, Newton third law of motion. Newton first law deals with inertia, Newton second law deal करता है force के साथ, Newton third law deal करता है equal and opposite reaction के साथ। तो अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे सेकेंड पेज पे। सो इस पेज के स्टार्टिंग में ही आपको सर आइजैक न्यूटन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। इस इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि सर आइजैक न्यूटन अपने समय के एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम प्रिंसिपिया था, और इस बुक के अंदर उन्होंने लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया था। ये बुक लिखने से भी पहले केपलर ने अपने लॉज को पब्लिश कर दिया था। अभी केपलर पर, तो केपलर भी एक साइंटिस्ट का नाम है। हियर कम द ट्विस्ट कि केपलर ने अपने लॉज तो पब्लिश कर दिए, बट वो लॉज में जो भी सारी चीजें मेंशन है उसके पीछे का जो रीजन था वो अननोन था, वो अभी तक पता ही नहीं था। ओके, सो वो रीजन न्यूटन ने अपने बुक के अंदर मैथमेटिक्स का यूज करके डिराइव किया, या नहीं तो प्रूव किया। ओके, सो पहले केपलर्स लॉ आया, पर केपलर्स लॉ आ गया था, उसका रीजन नहीं पता था, और उसका रीजन न्यूटन ने अपने बुक के अंदर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये कंसेप्ट के थ्रू इसको डिराइव किया, उसको प्रूव किया। इसके आगे न्यूटन के बारे में ये बताया जा रहा है, न्यूटन ने केवल ग्रेविटेशनल सेक्टर मींस केवल ग्रेविटी के एरिया में वर्क नहीं किया, उन्होंने लाइट के एरिया में भी वर्क किया, उन्होंने हीट के एरिया में भी वर्क किया, साउंड के एरिया में भी वर्क किया, मैथमेटिक्स के एरिया में भी वर्क किया, और यहीं तक नहीं, उन्होंने मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच भी इन्वेंट कर दिया जिसका नाम कैलकुलस है, जिसके बारे में हम हायर स्टडीज में पढ़ने वाले। ओके, सो कहने का मतलब क्या है कि न्यूटन ये ऑलराउंडर थे, उनको हर एक फील्ड के बारे में पूरा नॉलेज था। सो अब हम आते हैं इस पेज के हमारे मेन कंसेप्ट पे, जो है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इस कंसेप्ट को हम लोग एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। सो लेट्स एज्यूम कि आप एक स्टोन को थ्रेड से बांधे हैं और उस थ्रेड को आप ऐसे 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 से रोटेट करें। हकीकत में मत करना ये, बस आप इसको एज्यूम करते चलिए। सो ओके, तो मैं थ्रेड को ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ और थ्रेड के एंड में क्या है, स्टोन है। तो जरा एज्यूम करिए कि ऊपर एक सर्कल आप ड्रॉ करें, कि इमेजिनरी सर्कल बनता होगा ऊपर, और उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, तो आपका ये हैंड। ओके, इतना तक एज्यूम कर लिया। ओके, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे मैं आपको 4 क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उसके जरा आंसर्स आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। फर्स्ट क्वेश्चन कि आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन, क्या आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो स्टोन के ऊपर?
सेकेंड क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन द फोर्स इज एक्टिंग। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट विल यू डू टू स्टॉप द फोर्स फ्रॉम एक्टिंग। आप क्या करेंगे जिसके वजह से ये फोर्स एक्ट होना रुक जाए। फोर्थ क्वेश्चन इज एंड द लास्ट वन कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन। अब जैसे ही ये फोर्स को रोक देंगे एक्ट होने से तो उसका इफेक्ट क्या आएगा स्टोन के ऊपर। ओके, सो वन बाय वन हम लोग ये हर एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन दी स्टोन। तो जरा सोचिए इसके बारे में कि आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। तो सिंपल आप कर रहे हैं, यस वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दी स्टोन, तभी तो वो गोल 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 रोटेट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, इन विच डायरेक्शन द फोर्स इज एक्टिंग। और कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। ध्यान से, एकदम माइन्यूट, एकदम ध्यान से इसको सोचिए। आपको एक चीज मालूम पड़ेगा कि वो आप जो उसको रोटेट कर रहे हैं उसका जो फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड द सेंटर के तरफ है। ये जो हमारा इमेजिनरी सर्कल बन रहा है ना ऊपर, उसके सेंटर के तरफ ये फोर्स का डायरेक्शन है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट विल यू डू टू स्टॉप द फोर्स फ्रॉम एक्टिंग। आप क्या करेंगे जिसकी वजह से ये फोर्स रुक जाए। तो सिंपली ये जो आप घुमा रहे हो उसको छोड़ दो। मतलब क्या, ये जो आप थ्रेड ये जो घुमा रहे हैं ना इसको बस आप इसको ऐसा रिलीज कर दो तो फोर्स लगना बंद हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे इधर पे कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन। जैसे ही आप ये घुमाना बंद करेंगे, मींस जैसे ही आप ये स्ट्रिंग को छोड़ेंगे तो फोर्स लगना तो बंद हो जाएगा, पर इसका इफेक्ट क्या आएगा स्ट्रिंग के ऊपर, तो इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। सो ये है वो इमेजिनरी सर्कल जो हमारे ऊपर बन रहा है और ये है उस सर्कल का सेंटर। इधर पे मैंने स्टोन दिखाया आपको, ये जो ब्लू कलर में है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी हम लोग क्या करें, उसको रोटेट करें। तो पहले स्टोन ए पे था, वो रोटेट होके कहाँ पे आ गया, बी पे आ गया। तो हमारे ये क्वेश्चंस को हम लोग वापस से इसको ध्यान में लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे, तो यस लगा रहे, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग और इसी स्ट्रिंग के ऊपर से क्या लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है। सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, बरोबर सेंटर की तरफ है। और ये क्या हो रहा है, ये ए टू बी ऐसा मूव हो रहा है। मूव हो रहा है मतलब हमने जो दो पॉइंट इधर पे लिए हैं, ये तो पूरा सर्कल ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये मान लो ये कहाँ, ये स्टोन ए से कहाँ शिफ्ट हो गया, बी पे शिफ्ट हो गया। तो ये भी मेरा सेंटर की तरफ इधर पे डायरेक्शन लग रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था कि अगर मुझे ये चीज रोकना रहा है, ये फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ उसको रोकना रहा है, तो मैं क्या करूँगा, तो सिंपली मैं घुमाना बंद कर दूंगा, मैं इस स्ट्रिंग को छोड़ दूंगा। जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो सबसे पहले ये थ्रेड क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। अब लूज होने के बाद मेरा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन। ये स्टोन के ऊपर मेरा क्या इफेक्ट आएगा, तो ये स्टोन मेरा टेंजेंशियली मींस टुवर्ड द टेंजेंट, ये जो सर्कल का ये जो टेंजेंट है इस जगह से टेंजेंशियली मूव हो जाएगा। अगर आपको ये चीज नहीं पता कि टेंजेंट क्या होता है तो सिंपली समझ लीजिए कि टेंजेंट वो एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जो सर्कल के सर्कमफरेंस से पास होता है। ओके, तो वही चीज मैंने इधर पे बताया है। जो समय, ध्यान देना एकदम फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट है ये, जिस समय आपने स्ट्रिंग को लूज किया, जिस समय आपने स्ट्रिंग को छोड़ा, उसी समय ये स्टोन जो भी पोजीशन पे था उस पोजीशन से वो टेंजेंशियली मूव कर जाएगा। ये इफेक्ट होने वाला है वो स्टोन के ऊपर। और ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये जो सेंटर की तरफ ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान दीजिएगा, इसके वर्ड में ही है, इसके वर्ड में इसका मीनिंग है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या, एक ऐसा फोर्स जो सेंट्रीपिटल है, मतलब जो सेंट्रल के तरफ है, जो सेंटर के सीकिंग में है। Okay, so what is centripetal force? Centripetal force is a force that is acting on any object that is moving along a circle and it is directed toward the center of the earth. So let me conclude this concept कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक इनवर्ड फोर्स लगता है, एक अंदर के साइड फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब हम आते हैं हमारे वीडियो के एंड में, जहाँ पे मैं आपको ये रीजन दूंगा कि क्यों मून ऑर्बिट करता है अर्थ को, क्यों अर्थ ऑर्बिट करता है सन को, क्यों अदर प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं सन को, या क्यों ये सारी चीजें कोलाइड नहीं होती। तो इस चीज को समझने के लिए मान लीजिए कि आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है। अब आपके हाथ में एक बॉल है, आप कहाँ पे प्रेजेंट है, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। आपने क्या किया, ये बॉल को ऐसे थ्रो किया, क्या होगा इस बॉल के साथ, तो ये बॉल कुछ डिस्टेंस तक जाएगा, बाद में ऐसे वापस नीचे गिर जाएगा,
बरोबर है, यही चीज होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपके अंदर जितना पावर है उतने पावर के साथ आपने वापस से इस बॉल को थ्रो किया। अब क्या होगा इस बॉल के साथ? कुछ नहीं, थोड़े डिस्टेंस तक जाएगा फिर वापस गिर जाएगा, बरोबर, यही होने वाला है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अब आप अर्थ पे प्रेजेंट जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसके ऊपर जाते हैं, उसके टेरेस पे जाते हैं, उधर से जाके आप बॉल को थ्रो करते हैं। तो अब क्या होगा, तो वापस कुछ नहीं, वापस कुछ डिस्टेंस से जाएगा, वापस गिर जाएगा, यही चीज होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमारे मेन के पॉइंट पे कि मान लीजिए कि आपने एक ऐसा, आप इसको ट्राई करते गए, आप अपना वेलोसिटी अपना फोर्स बढ़ाते गए, क्या होते जाएगा, अब बॉल थोड़ा और आगे गिरेगा, फिर थोड़ा और आगे गिरेगा, फिर थोड़ा और, आप अभी भी वेलोसिटी अपना फोर्स बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे। अब एक समय ऐसा आएगा या एक वेलोसिटी ऐसा आएगा जहां पे ये बॉल पूरा ऐसा घूम के वापस से उसी जगह पे आ जाएगा। ध्यान दे देना, बहुत बहुत मेन चीज है ये कि क्या किया मैंने एक ऐसा वेलोसिटी, एक ऐसा फोर्स दे दिया उस बॉल को जिसके वजह से उस बॉल ने जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड था ना, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसको ही स्किप कर दिया। मतलब इतना मैंने वेलोसिटी दे दिया कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके सामने कुछ नहीं था। तो यही चीज होता है मून और अर्थ के बीच में, अदर प्लैनेट एंड सन के बीच में। अब मून रोटेट तो कर रहा है ना, अर्थ को ऐसा रोटेट तो कर रहा है, और उसी समय अर्थ भी मून को अट्रैक्ट तो कर रहा है। अर्थ क्या कर रहा है, मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगा रहा है ना, तो लगाने के हिसाब से दोनों में ऐसा कोलिजन होना चाहिए, पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि मून के पास उसका खुद का उतना वेलोसिटी है, उसका खुद का इतना फोर्स है कि वो हर समय अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर रहा है, स्किप कर दे रहा है, स्किप करते जा रहा है, स्किप करते जा रहा है, और वो केवल ऐसे रोटेट होते जा रहा है, रोटेट होते जा रहा है। इस चीज को आप अच्छे तरीके से इधर पे विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि हमारा अर्थ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा अर्थ है और ये बॉल की जगह पे हम लोग मून को रखते हैं। अब ये मून के पास उतना वेलोसिटी है, उसको पता है उसको कितने वेलोसिटी के हिसाब से घूमना है, तो वो उतने ही वेलोसिटी के हिसाब से घूम रहा है, जिसकी वजह से वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बार बार क्या कर रहा है, हर सेकेंड स्किप करते जा रहा है, ठीक है। अब इधर पे दो ऑप्शन आते हैं, दो सिनेरियो आते हैं। मान लीजिए कि अगर वो स्पीड, वो जो मून का जो वेलोसिटी है वो कम हो जाए, तब क्या होगा, सिंपल कोलिजन हो जाएगा, दोनों जन टकरा जाएंगे। और अगर मान लीजिए स्पीड बढ़ गया, तब क्या हो जाएगा, तब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड को वो पूरी तरीके से स्किप कर जाएगा, मतलब फिर वो रोटेट नहीं करेगा, फिर वो टेंजेंशियली ऐसा मूव हो जाएगा, वो दूर हट जाएगा। वो स्पेसिफिक वैल्यू ही होना चाहिए, वो जो वेलोसिटी से घूम रहा है वो स्पेसिफिक ही होना चाहिए, ना एक ज्यादा ना एक कम। एक ज्यादा ऊपर नीचे हुआ तो ऑर्बिट स्टेबल नहीं रहेगा। ओके, तो वो स्पेसिफिक वैल्यू से ही मून ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को, यानी तो अर्थ भी ऑर्बिट कर रहा है सन को, हर एक के पास उनका स्पेसिफिक वेलोसिटी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के पेजेस को एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।